हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज से हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हो रहा है। तो हम आज करेंगे मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्कोप फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मीनिंग की। तो मीनिंग क्या होता है? जो मैक्रो, अभी हमने इससे पहले माइक्रो के बारे में पढ़ा था, है ना। माइक्रो की क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। तो हमने माइक्रो में क्या किया था कि माइक्रो जो है वो स्मॉल के लिए यूज किया जाता है। तो माइक्रो में आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। ठीक है, तो वो स्मॉल के लिए यूज किया जाता है। तो मैक्रो वर्ड क्या है? मैक्रो इज ए का मतलब होता है ऑल। ठीक है, तो ऑल से आप याद कर सकते हो, ऑल मतलब इकट्ठा सारा कुछ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? सारी कंट्री, सारी स्टेट, यानी मतलब होल के बारे में, जब हम ज्यादा के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, डील्स विथ टोटल और एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल मतलब सारा, एग्रीगेट भी सारा ही होता है, आउटपुट जितना भी आउटपुट है। एग्रीगेट लेवल ऑफ कंजम्पशन मतलब टोटल कंजम्पशन के बारे में। एग्रीगेट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब पूरी इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, एग्रीगेट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूरी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट के बारे में। और जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, यानी एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में वो कितना प्राइस लेवल चल रहा है उसके बारे में। तो मैक्रो इटसेल्फ इज एग्रीगेट, मतलब इकट्ठा करते हम सारा कुछ, होल कर दे, तो उसे हम बोलते हैं मैक्रो। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया। ग्रीक वर्ड है मैक्रो या मैक्रोस। ठीक है, जिसका मतलब होता है लार्ज। लार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर या डिसीजन मेकिंग एक इकोनॉमी की चेक करती है एज अ होल। होल मतलब सारे तौर से, इंडिविजुअल के तौर में नहीं कर रही है, होल के तौर में कर रही है। तो उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें नेशनल लेवल भी आ सकता है, रीजनल भी आ सकता है और ग्लोबल लेवल भी आ सकता है। तो ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम करते हैं इमर्जेंस। इमर्जेंस का मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आया कब। तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाती हूँ। मतलब अगर आपको माइक्रो के बारे में पता हो, तो हमने कहा था कि 1776 में एडम स्मिथ जो है उन्होंने दिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो एडम स्मिथ ने जब 1776 में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, तो उन्होंने माइक्रो वर्ड यूज नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को इस तरीके से ठीक किया जाता है। बट कुछ समय बाद, यानी अगर हम बात करें 1930s में, ठीक है, तो क्या हुआ था? डिप्रेशन आ गया था, ग्रेट डिप्रेशन जिसे नाम बोला जाता है। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब है कि बहुत ज्यादा ही इकोनॉमी क्या हो गई थी, डाउन चली गई थी। कि बिल्कुल भी कुछ भी इकोनॉमी क्या, वर्ल्ड लेवल पे, मतलब वर्ल्ड स्केल पे, पूरी यूनिवर्स में हम कह सकते हैं कि सारा कुछ डाउन चला गया था। ठीक है, डिप्रेस हो गया था। तो उस समय पे माइक्रो जो है, मतलब इकोनॉमिक्स जो है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही थी, जो एडम स्मिथ ने दी थी। अब क्या करें फिर? इसका सॉल्यूशन कुछ तो निकालना पड़ना था। अब इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए क्या हुआ, एक पर्सन आया जिसका नाम था J.M. कीन्स। ठीक है, पूरा नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स, बट आप J.M. कीन्स करके भी याद रख लोगे तो बेटर रहेगा, चाहे कीन्स याद रखो। तो कीन्स आया, ठीक है, एक पर्सन आया। अब जैसे कहते नहीं कि फरिश्ता आया है हमें अपनी मुसीबत से निकालने के लिए, तो कीन्स क्या है? हमारा फरिश्ता है। तो उसने क्या किया, हमें पूरी वर्ल्ड को डिप्रेशन की सिचुएशन से निकालने की हेल्प की। तो उसने क्या किया, 1936 में 1936 में एक बुक पब्लिश की। ठीक है, उस बुक के अंदर उसने कहा कि हमें क्या यूज करना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज करना चाहिए। अब आप कहोगे मैम इमरजेंस में मैक्रो इकोनॉमिक, अब माइक्रो तो था नहीं, मैक्रो कहाँ से आ गया? तो बेटा क्या है ना कि 1882 में, ठीक है, 1882 में एक पर्सन था रॉबिन्स। ठीक
ठीक है, अब रॉबिन्स क्या था, रॉबिन्स ने कहा कि इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है, सिंगल नहीं होती। यानी जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं सिर्फ यही इकोनॉमिक्स नहीं होती, एक और होती है। तो उसने सिर्फ नाम दिया था माइक्रो और मैक्रो का, ठीक है। उसने कहा कि एक माइक्रो होती है, एक मैक्रो होती है, पर उसको यूज करना उसे नहीं पता था कि कैसे यूज करना है, वो ये नहीं बता पाया। बट जब 1936 में कीन्स ने बुक लिखी, तो उस बुक में उसने कहा कि भाई हमें माइक्रो नहीं मैक्रो की जरूरत है। जो आप ये वाली इकोनॉमिक्स यूज करते हो ना, जो आपको पता नहीं है कि कौन सी इकोनॉमिक्स यूज कर रहे हो, जो एडम स्मिथ ने दी है, ये माइक्रो है, हमें माइक्रो नहीं चाहिए, हमें मैक्रो चाहिए। अगर हम मैक्रो को पढ़ेंगे और मैक्रो को अप्लाई करेंगे इकोनॉमी पे, तभी जाके हम इस डिप्रेशन से निकल सकते हैं, इस डाउनफॉल से निकल सकते हैं। नहीं तो हमारी इकोनॉमी क्या है, बहुत ज्यादा बुरी हालत में चली जाएगी। तो इसलिए इसने क्या किया, हमें मैक्रो लाके। तो इसकी बुक का नाम क्या है, सभी मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो बुक का नाम मैक्रो का, कीन्स का क्या था। चलो अब हम इमर्जेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड मैक्रो से आया है, जिसका मतलब है लार्ज। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं उनको स्टडी करना, पढ़ना, किस व्यू पॉइंट से, एंटायर इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से, ठीक है। इसकी आप दोनों में से ना किसी की भी डेफिनेशन लिखो, चाहे शपीरो की लिख लेना, चाहे बॉल्डिंग की, क्योंकि जब आप डेफिनेशन एक पर्टिकुलर पर्सन की लिखते हो तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो मैं बॉल्डिंग की भी समझा देती हूँ आपको, शपीरो की। तो बॉल्डिंग क्या कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो थ्योरी है दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है जिसमें हम ओवरऑल एवरेजेस को पढ़ते हैं, एग्रीगेट्स को पढ़ते हैं, किसके, सिस्टम के, जो भी सिस्टम इकोनॉमी में चल रहा है उस सिस्टम के एग्रीगेट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो बॉल्डिंग ने तो ये कहा। अब शपीरो कहता कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस में डील करता है, फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, कि इकोनॉमी के फंक्शन तक। दोनों ने बात एक ही की है, बस लिखने का तरीका अलग है, तो इसीलिए मैंने बोला दोनों में से कोई भी याद करो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इमर्जेंस की। तो मैंने अभी आपको बताया जेएम कीन्स आया था, तो जेएम कीन्स को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स या मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स या मॉडर्न इकोनॉमिक्स जेएम कीन्स को कहा जाता है। इसने मैक्रो अप्रोच दी थी हमें। तो इसकी बुक का नाम क्या है, ये देखिए बुक का नाम आ गया, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें इसने कहा कि होल कंट्री की बात करो। इसने हमें डिप्रेशन से निकाला जो 1936 में था। तो इसने क्या किया, डिसअप्रूव किया किसके व्यू पॉइंट को, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो मैंने बोला एडम स्मिथ के व्यू पॉइंट को ना, तो एडम स्मिथ अकेला थोड़ी था, उसके साथ बहुत सारे और पर्सन थे जिनको हम इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो वो बहुत पुराने हैं, इसलिए हमने उन्हें बोल दिया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो इस वजह से नई इंटरप्रिटेशन की जरूरत थी, वो नई इंटरप्रिटेशन किसने दी हमें, कीन्स ने दी। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स एक पॉपुलर सब्जेक्ट की तरह इमर्ज हो गया, ठीक है। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया कि माइक्रो क्या होती है, मैक्रो क्या होती है। तो अब हम इसका थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जो एंटायर इकोनॉमी के बारे में बात करें। माइक्रो क्या होती है, जो सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स के एक के बारे में बात करें, ठीक है। इसका फोकस कहाँ पे होता है, इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करने में होता है, इसका सिर्फ एक इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग के ऊपर होता है। इसके की कंसर्न्स कौन कौन से हैं, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को देखती है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो पूरी कंट्री की ग्रोथ, पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी चल रही है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, उन सभी चीजों के बारे में। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ सप्लाई और डिमांड या कंज्यूमर के बिहेवियर या सिंगल प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर है उसके बारे में बात करती है। इसके वेरिएबल्स कौन कौन से, इसके वेरिएबल है नेशनल, कंट्री की इनकम, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब
कंज्यूमर्स को पूरी कंट्री में कितना इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, ये सारी चीजें आती हैं। जहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक प्रोडक्ट का प्राइस, एक लेबर का वेज, एक इंडिविजुअल की इनकम और एक प्रोडक्ट की डिमांड, इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी पॉलिसीज क्या है? गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बनाती है और सेंट्रल बैंक बनाती है। तो जो गवर्नमेंट बनाती है उसे हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, और जो सेंट्रल बैंक बनाती है उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये पूरी इकोनॉमी के लिए बनती है। यहाँ कोई भी ऐसी पॉलिसी वगैरह नहीं बना जाती, सिर्फ एक इंडिविजुअल या फर्म अपनी स्ट्रैटेजीज बनाता है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ compete कर सकता है, ठीक है। इसमें कनेक्टेडनेस कहाँ में होती है? इकोनॉमिक फैक्टर्स में। सारे के सारे फैक्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। यहाँ चॉइसेस में होते हैं, यहाँ पे फैक्टर्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते, यहाँ पे चॉइसेस होती है, ठीक है। अब आ गया आपका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि इम्पोर्टेंस, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है, या हम कह सकते हैं नीड क्या है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की। हम क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या क्यों हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहला है हेल्पफुल इन नोइंग द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। जब हम माइक्रो पढ़ रहे थे तो हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में, एक कंज्यूमर के बारे में, एक प्रोड्यूसर के बारे में, पर पूरी कंट्री में क्या चल रहा है वो तो हमें नहीं पता चलता था। तो वो पूरी कंट्री में क्या चल रहा है उसके बारे में जब हमने पता लगाना है तो वो हमें मैक्रो से पता चलता है। स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब पूरी कंट्री की इनकम। जब हम माइक्रो में कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की इनकम के बारे में बात करें कि एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी हो सकती है या वो उस इनकम को कैसे यूज करता है। पर एक कंट्री की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे कहाँ पे वो कंट्री की इनकम को यूज किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं मैक्रो, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं एक कंट्री में, पॉलिसीज कौन कौन सी बनाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, क्या पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं। स्टडी ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल, अब ट्रेड साइकिल क्या होता है मैं आपको थोड़ा डायग्राम के साथ बताती हूँ। जैसे हमने अभी पीछे बात की थी डिप्रेशन की, है ना। तो ये देखिए, और ये टाइम आ गया और यहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम लगा लो, एम्प्लॉयमेंट लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो सिचुएशन है, ठीक है। तो ये हमारी होती है कुछ इस तरीके से चलता है। कभी हमारी इकोनॉमी अप होती है, कभी डाउन होती है। ये हमारा इक्विलिब्रियम लाइन है, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सारा कुछ लिखना कभी भूलिएगा मत। इकोनॉमिक्स इन सभी पॉइंट्स के बिना अधूरी है। उसके बाद मैंने जो कर्व बनाई इसमें हम पॉइंट्स को नेम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। तो इन पॉइंट से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये ट्रेड साइकिल की डायग्राम है। तो ट्रेड साइकिल क्या होता है? हमारी ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार हम जो करते हैं, हम जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं। तो कभी हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज बहुत अच्छा बिकते हैं तो हमारी मतलब हमारा सेल क्या हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। पर कई बार क्या हो जाता है, हमारे गुड्स उतने अच्छे नहीं बिकते तो हमारी धीरे धीरे डाउनफॉल आ जाती है। पर हम दोबारा उसे बेचने की कोशिश करते हैं तो हम दोबारा रिवाइव ऑफ करते हैं और हम फिर पीक पे चले जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं या सेल करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से इसे हमने नाम दिया ट्रेड साइकिल। पर ये इकोनॉमी में कैसे ऑपरेट करता है? तो इकोनॉमी में क्या है, इस ए पॉइंट को, ए को हम बोलते हैं पीक या प्रोस्पेरिटी, ठीक है। बी पॉइंट को हम बोलते हैं रिसेशन, ठीक है। मैं अभी नाम बता रही हूँ, आप आगे बताऊंगी, फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे। सी को हम बोलते हैं डिप्रेशन, जो भी हमने वर्ड पीछे यूज किया था, डिप्रेशन, डिप्रेस हो जाना। आपने सुना होगा मैं बहुत आज डिप्रेस्ड हूँ, है ना, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा डाउन फील हो रहा है, दैट इज डिप्रेशन। तो इकोनॉमी भी ऐसे ही डिप्रेस हो सकती है। और डी को हम बोलते हैं रिकवरी, जब हम डिप्रेशन से निकल के आ जाए, ठीक है। तो ए हमारा प्रॉस्पेरिटी, मतलब सारा कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है, पीक पे है हम, बहुत खुशी मिल रही है ना। तो कंट्री भी जब खुशी खुशी प्रॉस्पेरिटी अच्छे से, बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसे हम बोलते हैं पीक। बट कुछ रीजंस की वजह से काम नहीं अच्छा चला, डाउनफॉल आ गया। अभी हम पूरे डाउन नहीं हुए, अभी डाउन हो रहे हैं, कुछ कुछ चीजें हमारी गड़बड़ हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, इन्फ्लेशन होनी शुरू हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं रिसेशन, डाउन की तरफ जा रहे हैं। जब बहुत ज्यादा डाउन चले गए, जब कुछ बन ही नहीं रहा है हमारा, तब हम बोलते हैं ना यार मेरा तो कुछ नहीं बन सकता,
मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो बहुत डाउन फील कर रही हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है ना, तो कंट्री भी उस टाइम पे डिप्रेशन में है, उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन की सिचुएशन। पर जब हमारे पेरेंट्स हमें अपलिफ्ट करते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमें अपलिफ्ट करते हैं, नहीं आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, है ना, तो क्या होता है, हम थोड़ा रिकवर करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से कंट्री में जब गवर्नमेंट, उसके लोग, ठीक है, सेंट्रल बैंक या कोई भी चीज है उसको अपलिफ्ट करते हैं ताकि वो और अच्छे से काम करे, तो उसे हम बोलते हैं रिकवर। ठीक है, तो इन ट्रेड साइकिल्स के बारे में, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, इसके ऊपर पूरा आपको एक्सप्लेन होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आगे आ गया हमारा चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मतलब पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन कितनी है, इन्फ्लेशन का रेट कितना चल रहा है, तो पूरी कंट्री में जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उसकी स्टडी भी हम मैक्रो लेवल पे कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे एक छोटा बच्चा है, तो वो जब पैदा होता है तो बहुत छोटा सा, इतने से साइज का होता है, पर धीरे धीरे बढ़ बढ़ के वो क्या बन जाता है, एक मैन बन जाता है। ठीक है, बन जाता है ना, या विमेन बन जाता है, तो वो क्या है, उसकी ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे कंट्री भी बहुत नीचे होती है, उसकी बहुत ज्यादा डाउन पे होती है, पर वो धीरे 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 बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, तो डेवलप्ड बन जाती है। ठीक है, तो उस बढ़ने को, ठीक है, हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। वो कैसे बढ़ती है, कब बढ़ती है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं मैक्रो। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने में भी हमें हेल्प करती है, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं, जब माइक्रो में ऐसा हुआ, मैक्रो में ऐसा, तभी हमें पता चला ना कि माइक्रो और मैक्रो अलग अलग है। अब तक पहले तो हम 1930 से पहले तो हम इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे थे, माइक्रो या मैक्रो नहीं पढ़ रहे थे, बट बाद में हमें 1930 के बाद पता चला कि हाँ, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस होता है कुछ। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल कंपैरिजन भी कर सकते हैं हम, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी बेटर है, कौन सी कम है। अभी मैंने आपको बताया ना कि छोटी लेवल पे है तो डेवलप्ड हो सकती है, तो कुछ कंट्रीज को इसी तरीके से हमने डिवीजन किया हुआ है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज। अच्छा, अभी आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि इंडिया इन तीनों में से कौन सी कंट्री है। इंडिया क्या अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, या डेवलप्ड कंट्री है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, उसके बाद हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग। एक कंट्री बिना प्लानिंग के, जैसे आपका घर चलाने के लिए मम्मी स्टार्टिंग से प्लानिंग करनी शुरू कर देती है, अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस महीने हमने ये खर्चा करना है, ये नहीं करना है, ऐसे सोच सोच के करना है, तो वैसे ही एक कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी पड़ती है, तो वो प्लानिंग भी सोच समझ के की जाती है, वो उसके बारे में भी हम मैक्रो में करते हैं। इसी तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में, सेक्टर्स कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं हमारे। ठीक है, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में क्या रिलेशन है, वो भी हमारे सेक्टर्स हैं, तो इन आपस में रिलेशन को भी हम मैक्रो लेवल पर पढ़ पाते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक चीज पॉसिबल है तो दूसरी नहीं हो सकती, अगर दूसरी पॉसिबल है तो पहली नहीं हो सकती। ठीक है, वो होता है पैराडॉक्स। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे, तो पैराडॉक्स का मतलब होता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स या मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स में क्या है। ठीक है, वो कहते हैं कि एक पर्सन है, वो कहता कि मुझे क्या करनी है, जो मैं 1000 रुपए कमा रहा हूँ उसमें से मैं 500 रुपए सेव करना चाहता हूँ सिर्फ, और 500 ही खर्च करना चाहता हूँ, 500 सेव करना चाहता हूँ, 500 खर्च करना चाहता हूँ। उससे क्या होगा, सेविंग्स ज्यादा हो जाएंगी, मतलब सेविंग्स हो गई। बट एक पर्सन कहता कि मैं 800 सेव करना चाहता हूँ, सिर्फ 200 ही कंज्यूम करना चाहता हूँ, तो कुछ भी हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई, उसकी मर्जी है। पर पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं, अगर वो सभी यही कुछ करने लग जाए, वो सेव ही करते रहें और कंजम्पशन ना ही करें, कंजम्पशन करें तो बहुत कम करें, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे, ठीक है, 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, वो सभी ये बोलें कि हम तो सेव ही सेव करेंगे, खर्च करना ही नहीं है, एक्सपेंडिचर करना ही नहीं है, कंजम्पशन करनी ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गुड्स बिकेंगे नहीं, प्रोडक्शन होगी नहीं,
अगर गुड्स बिकेंगे नहीं तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत स्टॉक बना रहेगा, उसको हम सेल नहीं कर पाएंगे, तो प्रोडक्शन रुक जाएगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो इनकम नहीं जनरेट हो पाएगी, तो हम फिर डाउनफॉल की तरफ। तो इसलिए इसे बोला गया मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स क्यों बोला गया? क्योंकि अगर हम एक पर्सन की बात करें तो भाई सेविंग्स तो बहुत अच्छी बात है। आप बोलोगे मैम क्या पढ़ा रहे हैं, सेविंग्स तो हमें शुरू से सिखाया गया सेविंग्स करनी चाहिए, मम्मी बोलते हैं सेव करो, पैसा खर्च मत करो, पापा बोलते हैं सेव करो। आप एक इंडिविजुअल लेवल पे बोल रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे सेव करना क्या है, सही है, पर अगर सभी सेव करने लग जाएंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि माइक्रो लेवल पे जो सही है वो मैक्रो पे जरूरी नहीं है कि सही हो। इसलिए इस सिचुएशन को बोला जाता है पैराडॉक्स। तो ये हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से ही। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स ना होता तो हमें पैराडॉक्स नहीं पता चलता। नेक्स्ट है हमारा स्कोप। तो वैसे तो स्कोप का मतलब होता है यूज, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये हम धीरे धीरे, ये ना हमारे चैप्टर्स भी हैं सारे, जो स्कोप है हमारा अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो उन चैप्टर्स को या हमारे टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें वैसे तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है सिग्निफिकेंस में भी। तो हमारा पहला है कि नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही पॉसिबल है। एम्प्लॉयमेंट लेवल या अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है वो भी हमारा, मनी कैसे सर्कुलेट करती है, बैंक्स कैसे प्ले करते हैं रोल मनी को, सेंट्रल बैंक का क्या रोल है, ये सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझ पाते हैं। अभी मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई कैसे है, कितनी महंगाई है, क्या है, कैसे कैलकुलेट करें, वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ अभी बताया, डिवीजन, तो आपको क्वेश्चन याद होगा कि अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, इंडिया कौन सी है वो आपको बताना है, तो वो चीज को भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और ट्रेड, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बाहर की कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व है, वो सारी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का फुल चैप्टर कि मैक्रो क्या होता है, कैसे होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी चीज लगे तो आप कभी भी कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू।